Good morning, everyone. Today's topic for video lecture is steps in research process. So, first of all, I will introduce the topic that what is research process. रिसर्च प्रोसेस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है या एक सिस्टमेटिक पैथ है दैट हाउ यू कंडक्ट द रिसर्च, मतलब कि हमने जो रिसर्च स्टडी कंडक्ट की वो कैसे की, कहाँ की, कब की, टेक्निक हमारी क्या थी जब हमने रिसर्च किया था। यानी कि फर्स्ट स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च स्टेटमेंट से लेकर के लास्ट स्टेप तक हम कैसे गुजरे, उसका क्या पाथ था, तो उसे हम कहते हैं रिसर्च प्रोसेस। सिंपल भाषा में कहें तो जो हम थीसिस बनाते हैं फाइनल ईयर में, उसमें पहले स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप तक जो पाथ हम यूज़ करते हैं, तो उस पूरी पैथ को या प्रोसेस को रिसर्च प्रोसेस कहते हैं। तो हम सब अब बात करते हैं कि रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो रिसर्च प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि रिसर्च प्रॉब्लम वह टॉपिक होता है जिस पर हम रिसर्च करने जा रहे हैं। हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है जिसका आंसर हमें ढूंढना है, उसे हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। तो एक अच्छी रिसर्च तभी होगी जब एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट किया जाएगा या फॉर्मुलेट किया जाएगा। जब तक क्वेश्चन ही अंडरस्टूड नहीं है, डिफाइंड नहीं है, तो गुड रिसर्च कैसे पॉसिबल है। तो गुड रिसर्च के लिए एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के बाद जो स्टेप आता है वो है नेक्स्ट स्टेप डिटरमाइनिंग स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के बाद ऑब्जेक्टिव्स को हम डिटरमाइन करते हैं कि रिसर्च आखिर क्यों की जा रही है, उसके गोल क्या हैं, उसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्योंकि जब भी हम रिसर्च का कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो वह एक ब्रॉड टॉपिक होता है, इसे फिर हम छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसलिए जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दोनों हमें डिसाइड करना होता है। सपोज़ हम कोई रिसर्च स्टडी कर रहे हैं कि असेस द इफ़ेक्ट ऑफ जिंजर ड्यूरिंग मॉर्निंग सिकनेस अमंग मदर्स, अमंग प्रेग्नेंट मदर्स। तो हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव तो हो गया कि हमें जिंजर का इफ़ेक्ट देखना है प्रेग्नेंट मदर्स पे, कि मॉर्निंग सिकनेस के दौरान उनके अंदर क्या इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इसे हमें स्पेसिफिक इसके ऑब्जेक्टिव्स हम ऐसे बना सकते हैं कि पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होगा असेस द मॉर्निंग सिकनेस अमंग एंटीनेटल मदर्स, और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि असेस द इफ़ेक्ट ऑफ जिंजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो भी स्टडी करने जा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद से हम ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ते हैं, या ऑब्जेक्टिव जनरल भी होते हैं और स्पेसिफिक भी बनाने पड़ते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मतलब जो भी रिसर्च हम करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले से एग्जिस्टिंग डाटा है, हमारे पास कुछ थियरी है, कुछ रिसर्च हो चुकी है या नहीं, कुछ कंटेंट अवेलेबल है या नहीं है, और अगर है तो उसका रिव्यू करें कि जो पहले से वीकनेस रह गई है वो ना रहे, और हमारे जो डाटा हैं वो वेरीफाइड आएँ, तो वो बहुत रिलायबल आए। यानी कि पुरानी स्टडीज़ को रिव्यू करके अपनी स्टडी में हेल्प लेकर और नई कॉन्सेप्ट बनाना, दैट इज़ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब यही होता है कि मतलब उसमें सिंपली हम ये जान लेते हैं कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पहले कितनी स्टडीज़ हो चुकी हैं और अगर होनी बाकी रह गई हैं तो क्या बाकी रह गई हैं। तो इससे हमें करंट स्टडी को करने में रिव्यू ऑफ लिटरेचर का बहुत ही फ़ायदा मिलता है। उससे ये होता है कि जो पहले से वीकनेसेस रह गई हैं तो उनको हम सही कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डेवलपिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। बेसिकली नर्सिंग में जो भी रिसर्च स्टडी करी जाती है तो वो या तो पहले से कोई थियरी है या उस थियरी को और अच्छे से रिफ़ाइन करना होता है, या और अच्छे से डेवलप करना है या टेस्ट करना है, तो इसलिए रिसर्च की जाती है, या कोई न्यू थियरी डेवलप करनी है। तो
तो जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसे किसी थियरी के बेस पर रिलेट करके एक कॉन्सेप्ट लेकर एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। उस पैथवे के थ्रू हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, तो उससे न्यू थियरी जनरेट होती है और पहले से जो थियरी सपोज है तो वो रिफाइन भी हो जाती है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी डेवलप करना रिसर्च में ज़रूरी होता है। ये एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, मतलब कि पहले से भी हो सकता है, और नया भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस या एजम्पशंस। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो होती हैं उसमें हाइपोथेसिस मस्ट होता है, और जो नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं उसमें एजम्पशंस मस्ट होता है। तो हाइपोथेसिस में हम किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को हम प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे या मीन्स कि अनुमान लगाते हैं। जैसे कि एल्कोहल कॉजेज लिवर सिरोसिस, तो हमारा हाइपोथेसिस हो सकता है कि मतलब एल्कोहल कॉजेज लीवर सिरोसिस, ये हमारा हाइपोथेसिस हो सकता है। तो प्रॉब्लम टॉपिक तो ये हो गया कि एल्कोहल कॉजेज लीवर सिरोसिस। तो रिसर्च प्रॉब्लम में से कोई ऐसा प्रिडिक्टेबल स्टेटमेंट जिसे हमें प्रूव करना है कि यह सही है या नहीं, रिलेशनशिप बताए कि मतलब कि जैसे स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर हो गया या एल्कोहल कॉजेज लीवर सिरोसिस। तो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को ये बताए, एक प्रिडिक्टेबल स्टेटमेंट रहे, तो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। एजम्पशंस जो होते हैं वो एजम्पशंस एक तरह से प्रिंसिपल्स होते हैं जो किसी लॉजिक पे या किसी रीज़न पे बेस्ड होते हैं, लेकिन विदाउट प्रूफ या वेरिफिकेशन होते हैं। तो रिसर्च स्टडी में के स्टेप का ये भी भाग होता है कि हमें हाइपोथेसिस या एजम्पशंस बनाना है। इसके बाद से हमारा जो स्टेप आता है वो आता है सेलेक्टिंग रिसर्च अप्रोच या डिज़ाइन। यहाँ पे रिसर्च अप्रोच और रिसर्च डिज़ाइन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है। तो रिसर्च अप्रोच की मतलब हम मेथड्स कौन से यूज़ करेंगे, हम क्वालिटेटिव रिसर्च यूज़ करेंगे या क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ करेंगे, हमारा डाटा नैरेट फॉर्म में है या न्यूमेरिकल फॉर्म में है, और रिसर्च अप्रोच को चूज़ करने के बाद से हम डिज़ाइन कौन सी यूज़ करेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करेंगे या नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करेंगे, तो ये हमें डिसाइड करना होता है। तो रिसर्च डिज़ाइन को और रिसर्च अप्रोच को सेलेक्ट करने के बाद से हम नेक्स्ट स्टेप आता है स्पेसिफाइंग द पॉपुलेशन। यहाँ पॉपुलेशन का मतलब ये है कि कौन होंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि जिनके ऊपर हम अपनी रिसर्च स्टडी को करेंगे तो वो हमारे पॉपुलेशन होंगे। तो उसे हमें स्पेसिफाई करना होगा कि हमें इनके ऊपर हमें अपना रिसर्च स्टडी करना है। तो पॉपुलेशन को स्पेसिफाई करने के बाद से स्टेप आता है कि डेवलपिंग टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन। जो भी हमने पॉपुलेशन स्पेसिफाई किया है तो डाटा उनसे, अगर सपोज़ कोई नॉलेज बेस्ड स्टडी है, नॉलेज असेस करना है या कुछ कोई भी क्वालिटी असेस करना है, तो हम किस तरह से डाटा को हम कलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें जैसे नॉलेज असेस करना है तो उसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस का टूल बनाना, तो उसे हम टूल्स कहते हैं कि डाटा को हम कलेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स को बनाना पड़ता है। इसके बाद से स्टेप जो आता है वो है इस्टेब्लिशिंग एथिकल कंसिडरेशन, मतलब कि जो भी हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है जिस पर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं तो वो एथिक्स के रिगार्डिंग है या नहीं है। मतलब कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम परमिशन हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। सबसे पहले तो जो कॉलेज की रिसर्च, यूनिवर्सिटी की रिसर्च कमेटी है उसका हमें परमिशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, हमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इसी में आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब कि जो भी हम जिन सैंपल से हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो उनको हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट देना पड़ता है कि मतलब हम यह स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में उनको बताना पड़ता है। वो विलिंग होंगे तभी हमारी स्टडी के पार्ट बनेंगे, तो वो ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर सपोज़ किसी हॉस्पिटल में जा कर के किसी अदर हॉस्पिटल में हमें स्टडी करनी है तो वहाँ की अथॉरिटी हमें अलाउ करेगी कि नहीं करेगी। तो ये सब एथिकल कंसिडरेशन को इस्टेब्लिश करना होता है कि मतलब हमने रिसर्च को फॉर्मुलेट कर लिया, उसके ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, उसके रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमने सर्च कर लिए, उसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बना लिया, उसकी हाइपोथेसिस या एजम्पशंस को बना लिया। उसके बाद से हमने रिसर्च अप्रोच और रिसर्च डिज़ाइन को चूज़ कर लिया, हमने पॉपुलेशन को डिसाइड कर लिया कि हमें इसके ऊपर हमारी स्टडी करनी है।
हमने पॉपुलेशन से हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे उसके लिए हमने टूल बना लिया। उसके बाद से हमको एथिकल कंसिडरेशन भी लेना होगा कि हम रिसर्च स्टडी को कहाँ पे करेंगे और उनसे परमिशन हमें लेना होगा। उसके बाद से हमारा स्टेप आता है कि कंडक्टिंग पायलट स्टडी। तो पायलट स्टडी एक हमारी मेन स्टडी जो पूरी रिसर्च स्टडी है उसका एक छोटा सा रूप होता है, जिसमें हम छोटे से स्मॉल साइज सैंपल पर हम अपना रिसर्च करते हैं। और इससे ये हमें पता चल जाता है कि हमारा मेथडोलॉजी जो है, मतलब कि मेथड ऑफ स्टडी जो है, हम रिसर्च में जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, हम अपनी रिसर्च को हम सही से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है। इसके पायलट स्टडी को करने के बाद से हम मेन स्टडी का प्लान करते हैं कि हम मेन स्टडी करेंगे। इसके बाद से आता है सैंपल सिलेक्शन, कि हमने इस पे पॉपुलेशन को स्पेसिफाई किया है कि हमें इस पॉपुलेशन से डाटा को कलेक्ट करना है। तो उसमें से हमें सैंपल, उसमें से कुछ पर्सन्स को हमें सेलेक्ट करना है, मतलब सैंपल सिलेक्शन। जैसे कि सपोज़ अगर हम घर में अगर चावल बना रहे हैं तो हम ओवरऑल चावल को कुक हुआ है या नहीं, हम पूरा चावल लेकर के नहीं देखते हैं, हम उसमें से कुछ पार्ट्स निकाल करके उसको टच करके हम देखते हैं कि पूरा चावल पक गया है या नहीं पक गया है। तो इससे हमें ये हो जाता है कि मतलब कि वो जो इस छोटा अमाउंट है, जो सैंपल है जो हमने लिया, चावल का पार्ट लिया, उसने उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया कि मतलब चावल पक गया। तो ठीक वैसे ही होता है कि हम ओवरऑल पॉपुलेशन में से जो हमने स्पेसिफाई किया था पॉपुलेशन, तो उसमें से हम अपना एसेसेबल पॉपुलेशन को हम सेलेक्ट करेंगे जिनसे हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो ये आता है सैंपल सिलेक्शन। इसके भी बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, जिनको हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सैंपल सिलेक्शन के बाद आता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का मतलब कि हम जो भी हमारा सैंपल है उससे हम डाटा को कलेक्ट करें। उनके अगर नॉलेज को असेस करना है तो हम नॉलेज के लिए जो हमने टूल बनाए हैं, जैसे क्वेश्चनर्स बनाए हैं, वो उनको दे देंगे और उसके थ्रू उनका हम नॉलेज असेस करेंगे। या प्रैक्टिस को असेस कर रहे हैं तो जो भी हमने चेकलिस्ट वगैरह बनाई है तो उसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्शन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। डाटा कलेक्शन के बाद से आता है स्टेप प्रिपेयरिंग डाटा फॉर एनालिसिस, की मतलब कि जो भी हमने डाटा को कलेक्ट किया, जो हमने सैंपल साइज़ डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग हमने डाटा को कलेक्ट किया, और सैंपल से जो भी डाटा हमने कलेक्ट करा है तो उसको एनालिसिस के लिए हम उस डाटा को प्रिपेयर करते हैं। अब तो करंट के टाइम में एक्सेल सीट पे हम पूरे डाटा को हम नोट कर लेते हैं, या हम कोडिंग कर सकते हैं। उसके बाद से डाटा को एक्सेल सीट पे नोट करने के बाद से आता है स्टेप, मतलब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, कि मतलब इसमें हम डाटा की एनालिसिस के लिए हम कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स मेथड्स हम यूज़ करेंगे। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम कैसे यूज़ करेंगे, हम उसमें टेस्ट क्या क्या लगाएंगे। इसके बाद से जो लास्ट स्टेप है वो डिसिमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स, जिसमें हम पूरा रिजल्ट हमारा निकल आता है। मतलब हमने जो भी रिसर्च किया है उसका प्रचार प्रसार करना होता है कि हमारी फाइंडिंग्स ये आई हैं, हम अपना कंक्लूज़न निकाल देते हैं। तो किसी भी रिसर्च प्रोसेस में या किसी भी रिसर्च को करने में ये सारे स्टेप्स होते हैं। टोटल 15 स्टेप्स होते हैं। So I hope you have understood the topic, that what are the steps in the research process. Okay, thank you.